अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीलॉग में हम तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे। सरे फहरिस्त दोबारा से पीटीआई है। पीटीआई के अंदर जारी लड़ाइयाँ और ये लड़ाइयाँ कौन कराता है, और दूसरा चौधरी ख़ानदान में जारी लड़ाइयाँ। चौधरी ख़ानदान गुजराती जो जिन्होंने गुजराती भी लोग कहते हैं, तो जो गुजरात के चौधरी हैं उनकी एक इत्तेहाद एक बड़ा ज़रबुल मिसल था, लेकिन वो भी लड़ाइयों का शिकार है। उधर लड़ाई का सबब क्या है, और तीसरा हमारी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसके अंदर जारी लड़ाइयाँ, इस पे बात करेंगे कि ये लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वही आपको रिमाइंडर कि प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना है आपने, और सब्सक्राइब करने के बाद आपने नोटिफिकेशन का बटन जो है उसको ऑन करना है, ताकि वीलॉग आपके पास भागता हुआ आए। और तीसरा कि आपने लाइक करना है, और आप वो कर रहे हैं, मुझे भी लाइक कर रहे हैं, वीलॉग को भी आप कर रहे हैं। बस ये एक याद दहानी है। तो वापस हम अपने मौज़ूआत की तरफ आते हैं। तो हम पहले जिस तरह मैंने पीटीआई का जिक्र किया, पीटीआई के बगैर आपको पता है वीलॉग मुकम्मल नहीं होता। पीटीआई इस पाकिस्तान की हकीकत भी है, इस सियासत की भी हकीकत है, और इस सहाफ़त की भी हकीकत है। और वो जिस तरह कहते हैं ना कि यार तो यार हैं अगयार भी, अब महफ़िल में मैं तेरा ज़िक्र ना छेड़ूं तो बुरा मानते हैं, इनके बगैर ये ज़िक्र मुकम्मल नहीं होता। तो और ये खुद ना खुद ज़िक्र क्रिएट भी करते रहते हैं। ये हालत जंग में होते हैं, हर टाइम दूसरों से भी लड़ रहे होते हैं, और अपने अंदर भी इनकी लड़ाइयाँ चल रही होती हैं। पहले वो आज भी देख लें कि जो एक न्यूज़ सर्कल है उसमें जो दो बड़ी ख़बरें आई थी। एक वो शेर अफजल मरवत के बारे में, उसने कहा जी कि मैं जो है ना मैंने अपनी कैंपेन रोक दी है सिंध में, यानी कि गोया कि उसकी कैंपेन से जो है ना वो पीटीआई ने जीतना था, जो कि अब नहीं जीत पाएगी। तो वो ये है कि उन्होंने कहा जी हामिद खान है और जो रऊफ़ हसन है, इनके उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कोई दो तीन बयान दागे हैं। तो मैं तो यानी वो कहते ना सी नू पहचान नहीं है कौन बंदा है, तो मैं जो है यानी कि मैं अपनी कैंपेन को रोक रहा हूँ। अच्छा, उधर से खान साहब जो हैं उन्होंने कोई जेल में कोई जर्नलिस्ट उन्होंने बात किया, उन्होंने कहा कि यार ये जो है ना शेर अफजल बंदा ठीक है, बस जो है ना ज़रा है बात खरी करता है, और पता नहीं कोई एक दो उसके क्या मसाइल हैं वो उन्होंने बयान किए हैं। यानी कि उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है। आप जो है शेर अफजल मरवत जो है वो बार बार वो जर्नलिस्टों के ट्वीट देखते रह गए कि खान ने ये बात की है, दूसरे भी कहेंगे खान ने ये बात की है। तो अच्छा, दूसरा ये एक इशू है वो जो इनके इमरान हैं, क्या नाम है उनका, जो इनके साबिक गवर्नर हैं उधर के सिंध के, उन्होंने कहा जी कि मैं शाह महमूद कुरैशी से जाके मिला, और शाह महमूद कुरैशी से मैं मिला था जब अडयाला जेल में जाके, वो इसलिए मिला था कि वो एक नई पार्टी बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये बात जो है ये बड़ी एक अजीब बात है। अजीब इस तरह से है कि बहुत सारे लोग ये तो रखे हुए थे कि शाह साहब जो है ना वो भागने वालों में सरे फहरिस्त होंगे, लेकिन शाह साहब उधर ही अटके हुए हैं। इवन के इमरान खान जो हैं उनको भी यकीन नहीं था कि शाह साहब इतने टाइम निकाल जाएंगे। अब पता नहीं शाह साहब के पास और ऑप्शन नहीं है, या कि वो वफादारी की ज़ंजीरों में बंधे हुए हैं, ये मुझे नहीं आइडिया। लेकिन कोई इतना ज़्यादा दोनों में कोई इतना एतमाद का ताल्लुक नहीं है इमरान खान का और शाह महमूद कुरैशी का। मुझे याद है कि जब खान साहब गिरफ़्तार हुए और पुलिस वाले उनको लेकर लाहौर से अटक जेल जा रहे थे, तो रास्ते में खान साहब और उनकी काफ़ी गपशप होती रही, जिसमें वो खान साहब को ड्राई फ्रूट भी खिलाते रहे, और कोई उनके साथ मुल्की मामलात पर और रूहानियत पर भी बातें होती रहीं। तो जिधर और बहुत सारी बातें हुई, तो उसमें एक ये भी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि खान साहब वैसे थोड़ी गिरफ्तारी ते शाह महमूद कुरैशी बड़ा खुश होना है। अच्छा, खान साहब जो हैं यानी कि वो भी बड़े भोले बादशाह हैं, भोले तो यार नहीं है इतने, वैसे मैं कह रहा हूँ। तो खान साहब जो है ना उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन ये है कि ये इसकी भूल है कि यानी कि इसको मैं कोई लीडरशिप जो है, मतलब ये है कि मैं अपना जानशीन या मेरे बाद पार्टी इसके कंट्रोल में नहीं होगी। और आपको याद है कि उसके कुछ अरसे बाद उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, जो उनको लोग उधर मिलने आए जेल में, उन्होंने एक कमेटी बना दी कि ये कमेटी जो है वो मिलकर फ़ैसला करेगी, ये कमेटी जो है पहले आपस में बातें करेगी, कमेटी डालेगी, कमेटी जो है मेरे पास आएगी, मैं जो है वो मैं फिर फ़ाइनल फ़ैसला करूँगा। तो खैर, मुझे नहीं आइडिया कि शाह महमूद कुरैशी ने ये बात को, मैं आउटराइटली रिजेक्ट करने की भी पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन यह है कि उन्होंने जो इमरान इस्माइल है उसने अच्छा एक क्या कहते हैं कि पत्ता फेंका है। बेसिकली उनका ये है कि और नहीं कुछ तो इनके अपने अंदर जो हैं वो इख्तलाफ चलते रहेंगे। प्लाजिबल बात मुझे इस सेंस में लगती है कि इनके साथ जो मिलने वाले और दो लोग मिलने गए थे उसमें फवाद चौधरी भी थे। तो ये वो लोग हैं कि जो अब इमरान खान को छोड़ चुके हैं। तो लिहाजा अगर उनको शाह महमूद कुरैशी की सूरत में कोई वो
किसी इमाम की तलाश में तो ऐन मुमकिन है कि वो गए हों, या ये है कि शाह महमूद कुरैशी ने कहा होगा कि ये तो पहले निकल गए हैं, तो ये अब मेरे एतमाद के लोग हैं, तो मैं इनसे भी कहता हूँ कि भाईजान की प्रोग्राम में लूडो की में खेलनी है। तो अच्छा, एक तो उन्होंने बयान दाग दिया, उस पर को बातें चल रही हैं, और दूसरा शेर अफजल मरवत वाला। अब जो क्वेश्चन इसमें आता है ये है कि ये पार्टी के अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये आपस में क्यों लड़ते रहते हैं। अच्छा, मैं यानी कि मेरे जहन में भी ये एक सवाल बड़ी देर से है, और मैं जो इतना सोचता हूँ उसमें मुझे लगता है कि ये जो है ना, इस लड़ाई में खान साहब की भी आशीर्वाद हासिल होती है। खान साहब जो है ना, वो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के मुख्तलिफ़ लोगों को अलग अलग से एक हलाशरी भी देते रहते हैं, एक ग्रुप को दूसरे से गिराते हैं, और इस तरीके से जो जिसका पल्ला भारी होता है वो कहता है खान मेरे नाल है, बाकी की परवाह है, तो वो जो है वो अपने काम में लगे रहते हैं। ये जब लाहौर में जुमान पार्क में होते थे, तो उस टाइम जब इन्होंने असम्बलियाँ तोड़नी थी पंजाब की और केपी की, तो उस टाइम जो है, जो इनकी जो सीनियर लीडरशिप है, जैसे परवेज़ हटक थे या असद उमर थे, ये लोग जो है इनको कह रहे थे खान साहब इस तरह ना कराया जाए, प्रॉब्लम हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खान साहब ठीक है रहने दें। तो खान साहब जो है ना वो कहते थे मेरा दिल करता है मैं तो ना किले मुल्कों बाहर लै जाए, तो ना नवे दिल पवा के लियावां। आप जो है ना बड़े कमज़ोर दिल हो, मेरे जो असल टाइगर है ना वो सामने बैठे हुए हैं। अच्छा, असल टाइगर कौन थे जी? मुराद सईद, ये हमाद, जो अज़हर है, ये वाले लोग। अच्छा, जो टाइगर हैं फिर उससे वो घराना शुरू हो जाते हैं कि हम टाइगर हैं, ठीक है। तो वो एक साइड जो है वो उसको गिराते थे, दूसरी साइड जो है उसको पंप करते थे। अभी भी जिस तरह मैंने आपको बताया कि शेर अफजल मरवत पर हामिद खान और रऊफ़ हसन जो है वो बातें कर रहे हैं, उन्होंने उनको भी मना नहीं किया। और साथ क्या है कि शेर अफजल जो है ना, यानी कि बंदा बड़ा दलेर है सीधा है, लेकिन कई दफ़ा मिस फायर कर जाता है, कोई इस तरह की बात कि उस वो भी खुश हो जाए, बाकी जो है लोग वो भी कहें कि खान ने मुझे तो कोई नहीं कहा। तो ये इस तरह की जो पॉलिसी है, उसमें फिर जो है ना हर आदमी पार्टी के अंदर वो ऐसे काम करता है, कोई ऐसी को बड़ी गाली देने की कोशिश करता है, या कोई इतनी बड़ी को फड़ मारने की कोशिश करता है कि जिससे जो खान खुश हो जाए, खान के यार ये मेरा चीता है। तो ये जो है वो प्रैक्टिस जो है वो पार्टी के अंदर भी जारी रहती है, फिर जो है बाहर भी जो गोलाबारी की ज़रूरत पेश आती है बाकी पार्टियों पे, कोई उन पे कोई तोप के फायर करने होते हैं, तो उसके लिए ये अमला पहले ही ट्रेन होता है, ये काम करते हैं। तो ये इनकी लड़ाइयाँ जो है ना, ये अंदर और बाहर एट द सेम टाइम चलती रहती हैं, बड़ी एक क्योटिक सी सिचुएशन होती है पीटीआई की जो है ओवरऑल। तो हम आगे बढ़ते हैं चौधरी ख़ानदान की तरफ। अच्छा, मुझे हालांकि मैं कोई उनका बहुत बड़ा हमायती नहीं हूँ, चौधरी ख़ानदान का बहुत बड़ा क्या है ही, यानी कि कोई ऐसा है ही नहीं, न्यूट्रल सा एक रिलेशनशिप है। लेकिन यह है कि मुझे ये पार्टी, इनकी जो ख़ानदान है, इसके अंदर ये जो तकसीम आई है, इस पर मुझे बहुत दुख भी हुआ है कि इनकी जो एक इत्तेहाद था वो ज़रबुल मिसल था। कुछ देर पहले तक लोगों को ये भी नहीं पता था कि चौधरी शुजात और परवेज़ लाई जो हैं ये कज़न हैं, ये चचाज़ाद हैं, लोग इनको बाई तसव्वुर करते थे। और बेसिकली और इनकी शादियां भी इसी तरह हुई हैं कि परवेज़ लाई की बहन जो है वो चौधरी शुजात की वाइफ़ है, जो चौधरी शुजात की वाइफ़ है वो परवेज़ लाई की, चौधरी शुजात की जो बहन है वो परवेज़ लाई की वाइफ़ है। और जो बच्चे हैं, यानी कि जब तक इनका आपस में रहा तो इन्होंने कोई इनके इख्तलाफात अगर थे भी तो नज़र नहीं आए। अब बच्चे भी आ गए हैं और खान साहब भी आ गए। खान साहब जब इनकी पार्टी जो इनकी घर की सियासत में एंटर हुए हैं, उसके बाद जो है वो पूरा ख़ानदान जो है उसका शराजा बिखर गया है। अब परवेज़ लाई एक साइड पे खड़े हैं, परवेज़ लाई के साथ तो उसके बच्चे हैं, और बल्कि जो चौधरी शुजात के भाई थे वजाहत हुसैन, वो भी परवेज़ लाई के साथ पे खड़े थे। फिर जब उन्हें कोई हीट वगैरह पहुंची, ये जो जब एक्शन शुरू हुए, तो चौधरी वजाहत जो हैं वो तौबा तौबा करते बाकी अपने भाई की तरफ वापस आ गए। तो अब जो है आगे तकसीम इस तरह से है। आज एक अच्छी खबर, एक वसीम अशरफ भट्ट साहब हैं जो कि डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, गुजरात से, उन्होंने की हुई है। एक तो ये है कि जो चौधरी शुजात हैं उन्होंने, उनका जो एक मेन घर है वो है ज़हूर लाई पैलेस, तो वो भी जो है ना वो एक लड़ाई का एक मरकज़ भी होता है और लड़ाई का एक सबब भी होता है। जो ख़ानदान है वो सारे जो हैं, चूँकि उनका हिस्सा है, तो सारे उस पर काबज़ होने की कोशिश करते हैं। तो अभी उन्होंने उसके बंटवारे के लिए कोई अदालत में दरखास्त दे दी है कि भाई यह सानू सारे वंड दो आपस में। तो अब एक तो ये हुआ, दूसरा ये है कि जो अब इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, चौधरी परवेज़ लाई की जो वाइफ़ हैं कैसरा, वो जिधर से हटके से लड़ गई हैं, उधर चौधरी शुजात का बेटा सालक वो भी उधर से कंटेस्ट करना चाह रहा है। उनके जो कागजात थे पहले को मुस्तरद हो गए थे, आगे वो ट्रिब्यूनल में गई हुई हैं। उनका कोई एग्जैक्ट स्टेटस का नहीं आइडिया, लेकिन उस दौरान उन्होंने कोई और जो अपने हैं, कोई एक उनकी कज़न है रेहाना अब्बास गोंदल,
उसको भी अपना कवरिंग कैंडिडेट रखा था कि वो उधर से इलेक्शन लड़ेंगी। फिर उनकी आगे बेटी है जिनका नाम है ज़ारा इखलास। तो ज़ारा इखलास जो हैं वो भी इलेक्शन जो प्रोविंशियल असम्बली की सीट से वो लड़ना चाह रही हैं, जो नेशनल असम्बली की सीट से वो जो रिहाना है वो भी कैंडिडेट होंगी। और उनके मुकाबले में चौधरी शुजात का जो बेटा है सालक और निचली वाली सीट पे शाफे है। दो उनके सीटें जो नीचे सूबाई असम्बली की सीट हैं, सालक और शाफे उधर से भी कंटेस्ट कर रहे हैं। अब यह है कि सिर्फ बात इधर ही ख़त्म नहीं होती, एक और सीट है कि जिधर से चौधरी साहब जो हैं उनकी एक बहन है सुमेरा इलाही, सुमेरा इलाही चौहान, यानी कि ये एक चौहान फैमिली है, गुजर फैमिली है उधर की। तो इनके जो सुमेरा के ससुर थे वो करमलाई चौहान थे। करमलाई चौहान जो हैं वो कौन थे? करमलाई चौहान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। सुप्रीम कोर्ट के जज कौन से वाले थे? वो वाले जज थे कि जो उस बेंच में शामिल थे जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सज़ाए मौत की तौसीक़ की थी, जिसमें नसीम हसन शाह जो हैं वो भी शामिल थे। तो ये करम अली चौहान जो हैं उनकी बहू हैं। तो वो जो हैं वो भी कंटेस्ट कर रही हैं। अब जो है ना सिर्फ कि वो हल्के में कंटेस्ट कर रही हैं, बल्कि जो ज़हूर लाई पैलेस है उसमें भी उन्होंने पहले वो आई और वो चौधरी शुजात दे मुंडिया उन्होंने वड़न नहीं देता, उन्होंने क्या दफ़ा हो जाए इथों। फिर जो है वो उन्होंने पुलिस जो है पुलिस को बुला के तो उन्होंने अपने कोई 4 कमरे खुलवाए हैं। तो अच्छा, चौधरी साहब जो है ना, चौधरी शुजात साहब, इनकी 6 बहनें हैं। जो एक बहन है वो जो ताहिर सादिक हैं अटक वाले, उनकी वाइफ हैं। इसी तरह एक रियाज असगर हैं वड़ाइच मंडी बहावुद्दीन के, वो भी कोई डिस्ट्रिक्ट नाज़म भी रहे हैं, एक उनकी वाइफ हैं। एक जावेद चट्टा हैं, वो अहमदनगर चट्टा के हैं जिधर से आमन नासर चट्टा हैं। तो जावेद चट्टा की वाइफ जो है वो भी चौधरी शुजात की बहन है। एक इनकी बहन है जो कि उधर अबू ज़बी में होती हैं। और एक जो है वो सुमेरा का मैंने आपको पहले बता दिया, और जो परवेज़ लाई की जो वाइफ हैं वो भी उनकी बहन है। अब जो इस तरह की जो सियासी तकसीम है, इस सारी सियासी तकसीम में चौधरी साहब की सारी बहनें जो हैं वो परवेज़ लाई साइड पे खड़ी हैं। कि जो उनकी सुमेरा मलिक हैं, जो कि सुमेरा चौहान जो हैं, सुमेरा इलाही चौहान, वो तो इलेक्शन भी जो लड़ रही हैं वो पीटीआई की स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं। बेसिकली वो उनके टिकट पे इलेक्शन आप समझे कि लड़ रही हैं। अभी तो इंतखाबी निशान वाला मामला ख़त्म हो गया, तो वो पीटीआई की साइड से लड़ रही हैं। जो दूसरी बहन है जो परवेज़ लाई की वाइफ हैं, वो भी यानी कि वो ऑलरेडी पीटीआई साइड पे हैं, क्योंकि परवेज़ लाई जो है वो भी पीटीआई की साइड पे हैं। तो ये जो है ना, इनकी जो एक ओवरऑल ये ख़ानदान में ये तकसीम बड़ी ही एक नुकसानदेह भी है और बड़ी एक तकलीफ दे भी है कि ये किस तरीके से ख़ानदान जो हैं वो सियासी बुनियादों पर तकसीम हो गए हैं। तो एक तो इस लिहाज से था। दूसरा, उनको जो चौधरी साहब को एक चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि उनकी उम्मीदें नवाज शरीफ पर थीं। नवाज शरीफ उनको टिकटें देने पर तैयार नहीं है। उन्होंने कुछ सोचा हुआ था कि 4 हमें कोई कौमी असम्बली की दे देंगे, 8 कोई सूबाई असम्बली की दे देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, 2 ऊपर वालियाँ लब्भनगियाँ, 2 थल्ले वालियाँ लब्भनगियाँ, उस तो अलावा जो है ना इनको कुछ नहीं मिलना। तो वो एक उनके लिए एक अलहदा से परेशानी बनी हुई है कि उनके बच्चे इलेक्शन कंटेस्ट करना चाह रहे हैं। गुजरात में ज़्यादा जो चौधरी परवेज़ लाई हैं सियासी तौर पे स्ट्रांग हैं, जो चौधरी साहब के बच्चे हैं उनका आप देखें कि कितना को वो कर पाते हैं। तो ओवरऑल एक ख़ानदान के अंदर तकसीम, फिर सियासी तौर पे तकसीम, फिर आगे जो जो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ हैं जिनके साथ चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात का अलग अलग से तल्लुक़ है, उसकी वजह से तकसीम और उन पार्टियों के साथ टेंशन। तो ओवरऑल इस टाइम जो चौधरी ख़ानदान है वो एक काफ़ी एक करबनाक सूरत हाल में से गुजर रहा है। तो एक तो ये है जी, हम अब आखिरी मौजू की तरफ आते हैं और वो है हमारी जो एक अपनी एक सहाफ़ी बरदरी है। और ये जो तकसीम तो है हमारी काफ़ी देर से सहाफ़ियों के अंदर चल रही थी, लेकिन अभी जो काजी फ़ायज़ ईसा का फ़ैसला आया तो बहुत सारे ऐसे लोग के जो उनको पहले बड़ा हीरो बना रहे थे, आजकल उनको विलन बनाने के चक्कर में हैं। एक तो एक यानी कि और उसमें अच्छे किरदार के भी लोग हैं। अब यह है कि अच्छे किरदार का होना और एट द सेम टाइम अपने आप को रियलाइज़ कराते रहना कि मैं कोई अक्ले कुल भी नहीं हूँ। और दूसरी बात यह है कि मेरे से भी गलती हो सकती है, मेरी जजमेंट में भी प्रॉब्लम हो सकता है। ये चीज़ अपनी खामियों पर के बारे में एक सेंसिटाइज होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं, यानी कि इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मुझे एक वो जवाहरलाल नेहरू की बात याद आ गई है। जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, वो काफ़ी एक यानी कि एक बड़ा पॉपुलर आदमी था। और वो ना एक दिन ना उसको लगा कि मेरे अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है कि जो मैं इस तरह नहीं बयान कर सकता। तो उन्होंने सोचा कि मैं ना एक कलमी नाम से एक अनोनिमस एक मैं आर्टिकल छपवाता हूँ जी कि नेहरू में ये मसाइल हैं। तो उन्होंने अपने एज अ क्रिटिक
अपने नकाद के तौर पे उन्होंने लिखा कि नेहरू की ये बातें अच्छी हैं, ये बड़ा डेमोक्रेट भी है, ये बड़ा पॉपुलर भी है, इस तरह की चीज़ें, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम भी है। इसके अंदर डिक्टेटरशिप की भी जरासीम पाए जाते हैं कि अगर पॉपुलैरिटी एक ख़ास हद से इसके ऊपर बढ़ती है तो इसको लगता है कि जैसे मैं कानून से बालातर हो गया हूँ या मैं सबसे ज़्यादा अक्लमंद हो गया हूँ, मुझे किसी की एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, किसी क्रिटिसिज्म की ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम जब आर्टिकल पब्लिश हुआ, और ये बात है 1937 की, और जब वो आर्टिकल पब्लिश हुआ तो इवन जो गांधी साहब थे उन्होंने भी सोचा कि किसी नेहरू के मुखालिफ ने इस पर ये आर्टिकल लिखा है। वो नेहरू जो हैं वो उन्होंने काफ़ी साल बाद आके इस चीज़ का इंकशाफ किया कि वो आर्टिकल ख़ुद मैंने अपने बारे में लिखा था। तो अब यह है कि हमारे भी कई लोग जो है ना वो एक तकवे की इस स्टेज पर अपने आप को तसव्वुर करते हैं कि जिस तरह वो एक हरफे कुल हैं, और ये है कि वो एक इस्टेब्लिशमेंट और जमहूरियत के दरमियान एक वाहिद रुकावट खड़ी हैं, और उस अमल में वो दूसरों पर फतवे भी जारी करना शुरू कर देते हैं। हालांकि ये वो बहस है कि जिसमें कोई भी बात ये फाइनलिटी के साथ नहीं है कि कौन ठीक है कौन गलत है, ये अपना अपना एक व्यू पॉइंट है। तो एक तो वो आना चाहिए, यानी कि आपके जो एक आर्गूमेंट है आपको आर्गूमेंट पे फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरे की इंटेग्रिटी पे अटैक करें, और ख़ास तौर पे ऐसे शख्स की इंटेग्रिटी पे कि जिसने ओवरऑल, जिसका एक बड़ी एक इंटेग्रिटी की अपनी हिस्ट्री हो, कि एक स्टैंड लेने की अपनी हिस्ट्री हो। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस सारे अमल में जो जर्नलिस्ट हैं वो एक्टिविज़म का रोल ज़्यादा किरदार अदा कर रहे होते हैं, और उसमें काफ़ी एक अपनी एक तनकीद में बड़ा एक उनकी गुफ्तगू में बड़ा एक बदतमीज़ भी होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जर्नलिज़म के ज़ुमरे में नहीं आता, और उन्हें भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। और फिर यह है कि वो जो ख़बरें दे रहे होते हैं वो भी ज़्यादातर उनकी अपनी ख्वाहिश के करीब होती हैं, कोई उसमें तहकीक शामिल नहीं होती, और बड़ी अजीब अजीब सी अनहोनी ख़बरें दे रहे होते हैं। तो इसका एक नुकसान जो सबसे बड़ा है वो ये है कि लोग उनकी राय से तो हो सकता है डिसएग्री कर रहे हों, लेकिन जब वो ख़बर कह रहे होते हैं ना, जी खबर है, तो लोग कहते हैं हो सकता है ठीक है। तो ये बड़ी बददियानती है। तो लिहाजा ख़बर के मामले में पहले तहकीक करनी चाहिए, अपने बायसेस जो हैं उनको साइड पर रख के ये देखें कि ये इन्फॉर्मेशन दुरुस्त है या गलत है। वो बेशक आप एक बदतरीन आदमी, जिसको आप बदतरीन आदमी तस्वर भी करते हो, उसके बारे में भी हो, इन्फॉर्मेशन के मामले में आप एहतियात से काम लें, उसमें आप डिसऑनेस्ट ना हो। जिस तरह मैंने कल कहा था कि राय आपकी अपनी हो सकती है, फैक्ट्स आपके अपने नहीं हैं, ठीक है। और तीसरा यह है कि हमारे कुछ लोग जो हैं वो एक डेलिबरेटली झूठ को एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो भी अपने तरीके से वो इसको जहाद समझ रहे हैं, ठीक है। और ये भी बड़ा डेंजरस है। जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है एक जर्नलिस्ट के पार्ट पे, वो इवन फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी से भी ज़्यादा बुरी है, क्योंकि फाइनेंशियल डिसऑनेस्टी हो सकता है चंद लोगों को पता हो, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी का पता भी नहीं चलता। और हर आदमी जो कहता है यानी कि जी आपको किधर से आई, वो कहता है जी मेरा सोर्स कहता है। वो भाई सोर्स को चेक करने का या ख़बर को वेरीफाई करने का भी कोई म्यार होना चाहिए। ये नहीं होता जी कि आप जो है बोंगियाँ मारते रहें और उस बुनियाद पे दूसरे लोगों को बदनाम करते रहें, और आप कहें जी कि आपका सोर्स ये कहता है, बाद में वो किसी जगह वेरीफाइबल ना हो, जब आपको को पूछे तो आप कहें जी मुझे हरास किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल है कि हमें भी अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। हम इतने दानिश्वर तो हो गए हैं कि हम पूरी दुनिया को लेक्चर देते हैं, लेकिन हम अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं, अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रोग्राम फिर आज लंबा हो गया है, तो बस मेरा ख्याल है कि आज काफ़ी हो गई है। तो मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।